नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, लोअर PCS के लिए साइंस और टेक का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, आज उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 5वां चैप्टर है YCT बुक का, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये चैप्टर पूरा कवर करेंगे हम लोग विद MCQs। चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। AI के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहले ही हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता का अभी तक पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है। तो इसका वास्तविक क्षमता, जो इसकी वास्तविक क्षमता है, उसका पूरी तरह से एहसास अभी हम लोग को नहीं हुआ है कि AI क्या क्या कर सकती है। AI संचालित सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं और जटिल कार्य कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और विनिर्माण जैसे उद्योगों में क्रांति आ सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे AI का विकास जारी है, हम मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और रोबोटिक्स में प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तात्पर्य परस्पर जुड़े उपकरणों के नेटवर्क से है, जो डेटा एकत्र और विनिमय कर सकता है। IoT तकनीक उपकरणों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाती है और स्मार्ट घरों, कनेक्टेड शहरों और कुशल औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए संभावनाएं खोलती है। इसके अलावा स्मार्ट थर्मोस्टेट से लेकर पहनने योग्य उपकरणों तक IoT हमारे परिवेश के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। अगला पॉइंट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी के उदय के साथ ब्लॉकचेन तकनीक को प्रमुखता मिली, लेकिन इसकी क्षमता डिजिटल मुद्राओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। ब्लॉकचेन लेन देन को रिकॉर्ड करने और सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत तरीका प्रदान करता है, जो इसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल पहचान और पारदर्शी मतदान प्रणाली जैसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। अगला पॉइंट आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल शक्ति में क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। क्वांटम यांत्रिक घटनाओं का लाभ उठाकर ये शक्तिशाली मशीनें पुराने कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को तेज़ी से हल कर सकती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो क्रिप्टोग्राफी, अनुकूलन और दवा खोज में प्रगति का वादा करती है। तो इन सब क्षेत्रों में वो प्रगति ला सकती है। अगला टॉपिक है संवर्धित वास्तविकता AR और आभासी वास्तविकता VR। AR और VR प्रौद्योगिकियां गहन अनुभव पैदा करती हैं, जो आभासी और भौतिक दुनिया को मिश्रित करती हैं। संवर्धित वास्तविकता वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को लागू करती है, हमारी धारणा को बढ़ाती है, जबकि आभासी वास्तविकता जो है पूरी तरह से अनुरूपित वातावरण बनाती है। तो आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी, तो ये हो गया। इन प्रौद्योगिकियों में गेमिंग और मनोरंजन से लेकर शिक्षा और प्रशिक्षण तक के अनुप्रयोग हैं। अब 5G तकनीक देखते हैं। 5G तकनीक क्या है? तो 4G के उत्तराधिकारी के रूप में 5G तकनीक तेज़ गति, कम विलंबता और अधिक क्षमता का प्रयोग करती है। तो 5G नेट इस समय चल रहा है हम लोगों का। अपनी बढ़ी हुई बैंडविड्थ के साथ 5G स्वायत्त वाहनों, रिमोट सर्जरी और स्मार्ट शहरों जैसे प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने में सक्षम करेगा। इस तकनीक में वैश्विक स्तर पर संचार और कनेक्टिविटी में क्रांति लाने की क्षमता है। अगला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी। पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद चैप्टर जो है डिटेल में करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उद्योगों को बदल रही है। जीन संपादन और व्यक्तिगत चिकित्सा से लेकर जैव ईंधन और टिकाऊ कृषि तक जैव प्रौद्योगिकी मानवता के सामने आने वाली कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों को हल करने का वादा करती है। अब रोबोटिक्स देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसका प्रभाव लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। रोबोट अधिक स्वायत्त होते जा रहे हैं, जो विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा
और अन्वेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जटिल कार्य करने में सक्षम हैं। सहयोगी रोबोट की कार्यस्थल में अपना रास्ता बना रहे हैं। तो सहयोगी जो है रोबोट भी कार्यस्थल में अपना रास्ता बना रहे हैं, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए मनुष्यों के साथ काम भी कर रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन के अस्थायी विकल्प तलाश रही है, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ गति पकड़ रही हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण समाधान अधिक कुशल और किफ़ायती होते जा रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने से जलवायु परिवर्तन को करने और सीमित संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। नैनो टेक्नोलॉजी, ये क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी में परमाणु और आणविक पैमाने पर पदार्थ में हेर फेर करना शामिल है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में परमाणु और आणविक पैमाने पर पदार्थ में हेर फेर करना शामिल है। इस तकनीक में इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और सामग्री विज्ञान सहित विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। किसमें? नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो स्केल नवाचारों के साथ हम अधिक कुशल बैटरी, लक्षित दवा वितरण प्रणाली और अल्ट्रा मजबूत सामग्री विकसित कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ नवीन प्रौद्योगिकियाँ। सबसे पहले ड्रोन देखते हैं। तो ड्रोन जो है मानव रहित विमान यूए है जो स्वायत्त रूप से निर्देशित होते हैं या दूर से संचालित होते हैं। तो ड्रोन के बारे में सभी आप लोगों को पता होगा। शुरुआत में इन्हें सैन्य और एरोस्पेस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वर्तमान में ड्रोन ने कृषि, कानून प्रवर्तन और मानचित्रण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल की है। पारंपरिक विमानों की तुलना में ड्रोन बेहतर सुरक्षा और दक्षता प्रदान करते हैं। ड्रोन तकनीक की चुनौतियाँ। ड्रोन तकनीक की चुनौतियाँ तो धीमा डेटा ट्रांसफ़र, सुरक्षा संबंधी समस्याएं, मौसम पर निर्भर खराबी, आसानी से हैक किया जा सकने वाला, जासूसी, गोपनीयता का हनन। तो ये ड्रोन तकनीक की चुनौतियां हैं। ड्रोन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। आजकल ड्रोन के अनुप्रयोग बहुत बढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। सर्वेक्षण और मानचित्रण। तो ड्रोन बड़े क्षेत्रों का त्वरित और सटीक सर्वेक्षण कर सकते हैं। साथ ही वह निर्माण, शहरी नियोजन और भूमि प्रबंधन के लिए विस्तृत मानचित्र और 3D मॉडल प्रदान करते हैं। उदाहरण देखें तो स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। तो स्वामित्व योजना में जो है ड्रोन तकनीक से ही इसमें यूज हुआ है। ड्रोन के प्रयोग में अगला है कृषि और फसल निगरानी। कृषि और फसल निगरानी। तो ड्रोन फसल की निगरानी करने, कीटों और रोगों का पता लगाने एवं कीटनाशकों के उपयोग को अनुकूलित करने में सहायता करते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। उदाहरण देखें तो किसान ड्रोन कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव में सहायता कर रहा है। तो किसान ड्रोन जो है ये कीटनाशकों और पोषक तत्वों में की छिड़काव में सहायता कर रहा है किसानों की। खोज और बचाव अभियान। तो थर्मल इमेजिंग कैमरे और GPS से युक्त ड्रोन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लापता व्यक्तियों या जीवित बचे लोगों को कुशलतापूर्वक पता लगा सकते हैं, जिससे बचाव प्रयासों में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो MQ-9B ड्रोन अमेरिका से इस हेतु आयातित किया गया है। तो अमेरिका से MQ-9B ड्रोन आयातित किया गया है खोज और बचाव कार्य के लिए। पर्यावरणीय निगरानी। पर्यावरणीय निगरानी क्या है? तो ड्रोन वन्य जीवों की निगरानी करने, वनों की कटाई पर नज़र रखने, प्रदूषण के स्तर का आकलन करने, दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा संरक्षण प्रयासों में योगदान देने में सहायता करते हैं। इसके अलावा वितरण और रसद लॉजिस्टिक्स। तो ड्रोन माल की तीव्र और कुशल डिलीवरी को सुनिश्चित करते हैं, विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन लागत को कम करते हैं और लॉजिस्टिक्स संचालन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा सुरक्षा और निगरानी। सुरक्षा और निगरानी। ड्रोन सार्वजनिक स्थानों, सीमाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की निगरानी करके सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जिससे अधिकारियों को निगरानी करने और खतरे का पता लगाने में मदद मिलती है। जैसे भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस ड्रोन अर्थात इंद्रजाल है। तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस ड्रोन जो है इंद्रजाल है।
अगला है आपदा प्रतिक्रिया। ड्रोन क्षति का आकलन करने, संकट की पहचान करने और प्राकृतिक आपदाओं के समय स्थिति जन जागरूकता प्रदान करने, त्वरित और लक्षित प्रक्रिया प्रयासों को सक्षम करने में सहायक है। तो ये ड्रोन के बारे में हो गया। अब आगे की राह देखते हैं। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम। ड्रोन पायलटों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास ड्रोन तकनीक के अतिरिक्त भी आवश्यक कौशल है। सुरक्षा और लाभ को संतुलित करना। सुरक्षा और लाभ को संतुलित करना, ऐसे दिशा निर्देश निर्मित करना जो सुरक्षा चिंताओं और ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को उसकी संपूर्ण क्षमता तक प्राथमिकता दें। एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करना। एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करना। डीआरडीओ सक्रिय रूप से एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर रहा है जिसमें खतरों को अप्रभावी करने के लिए ड्रोन जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल का विकल्प और लेजर तकनीक, मिसाइल या अन्य ड्रोन जैसे हार्ड किल विकल्प शामिल हैं। बढ़ता निवेश। तो भारत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्ति क्षेत्रों में संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और ट्रैक करने के लिए अपने स्वयं के यूएवी सिस्टम और काउंटर ड्रोन तकनीक में जो है निवेश करना चाहिए। निष्कर्षतः तो दक्षता, सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाकर ड्रोन विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे जैसे वे विकसित होंगे, मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ नवाचार को संतुलित करके और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करके विभिन्न क्षेत्रों में उनके एकीकृत और लाभकारी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ड्रोन संचालन हेतु भारत की नीति, ये देखते हैं। ड्रोन संचालन हेतु भारत की नीति। वर्गीकरण। तो ड्रोन को उनके भार और क्षमताओं के आधार पर 5 श्रेणियों पर जो है ड्रोन को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल और लार्ज में वर्गीकृत। नैनो यानी सबसे छोटे, उससे बड़े माइक्रो, उससे बड़े मिनी, उससे बड़े स्मॉल और सबसे बड़े लार्ज। इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पंजीकरण। नैनो श्रेणी के अलावा सभी ड्रोनों को डिजिटल स्काई पोर्टल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। तो नैनो श्रेणी वाले को छोड़ के जितने भी अन्य प्रकार के ड्रोन हैं सबको डिजिटल स्काई पोर्टल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है, ज़रूरी है। ऑपरेटर परमिट। माइक्रो, मिनी, स्मॉल और लार्ज श्रेणियों में शामिल ड्रोन के ऑपरेटरों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से ऑपरेटर परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। तो DGCA से इसका ऑपरेटर परमिट मिलता है। नो फ्लाई जोन। कुछ क्षेत्र जैसे हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रणनीतिक स्थान आदि को नो फ्लाई जोन के रूप में नामित किया गया है, जहां ड्रोन संचालन की अनुमति नहीं है। रिमोट पायलट लाइसेंस। मिनी, स्मॉल और लार्ज श्रेणियों के ड्रोन उड़ाने वाले पायलटों को DGCA से रिमोट पायलट लाइसेंस यानी RPL प्राप्त करना आवश्यक है। किसको? मिनी, स्मॉल और लार्ज, इन 3 श्रेणियों को DGCA से जो है पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD कार्यक्रम। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD कार्यक्रम एक बहुस्तरीय पहल है जिसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से राष्ट्र की सुरक्षा करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित इस कार्यक्रम में वायुमंडलीय अवरोधन क्षमताएँ शामिल हैं। तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसमें वायुमंडलीय अवरोधन क्षमताएँ शामिल हैं जो संभावित मिसाइल हमलों के विरुद्ध एक व्यापक सुरक्षा कवच सुनिश्चित करता है। भारत के BMD कार्यक्रम का अवलोकन। तो उद्देश्य क्या है? तो एक 2 स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक 2 स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी बाह्य वायुमंडलीय और भीतर अंतर वायुमंडलीय दोनों ओर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम हो। तो ऐसी 2 स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना इसका उद्देश्य है कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में ये सक्षम हो। चरण, इसके चरण भी हैं कुछ। तो पहला चरण इसका देखते हैं।
इसे 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मारक क्षमता वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चरण 1 में इसे जो है 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मारक क्षमता वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख घटकों में शामिल हैं तो पृथ्वी वायु रक्षा PAD, पृथ्वी वायु रक्षा, तो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर, उन्नत वायु रक्षा AAD, अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर, स्वॉर्डफिश रडार। स्वॉर्डफिश रडार क्या है? तो लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार है। स्थिति सफलतापूर्वक परीक्षण एवं तैनाती की गई है। तो सफलतापूर्वक इन सभी का परीक्षण भी हो चुका है और तैनाती भी कर दी गई है। चरण 1 की बात की गई है। तो पृथ्वी वायु रक्षा यानी PHD जो कि वायुमंडलीय इंटरसेप्टर है, उन्नत वायु रक्षा AAD अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर है, और स्वॉर्डफिश रडार लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार है। अब दूसरा चरण देखते हैं। तो इसका लक्ष्य 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक मारक क्षमता वाले मिसाइलों को रोकना है। तो चरण 1 का उद्देश्य जो था 2000 किलोमीटर तक था, इसका 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को रोकना है। प्रमुख घटकों में शामिल हैं AD-1 मिसाइल। तो ये क्या है? तो 2 चरणीय इंटरसेप्टर जो अंतः और निम्न वायुमंडलीय अवरोधन दोनों में सक्षम है। तो AD-1 मिसाइल जो है चरण 2 के तहत विकसित की गई है, जो 2 चरणीय इंटरसेप्टर जो अंतः और निम्न वायुमंडलीय अवरोधन दोनों में सक्षम है। अब AD-2 मिसाइल देखते हैं। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों 3000 से 5500 किलोमीटर रेंज को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये 3000 से 5500 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों को रोक सकता है। वर्तमान स्थिति देखें तो AD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, AD-2 का भी विकास जारी है। तो AD-1 का तो सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, जबकि AD-2 का भी विकास हो रहा है। सामरिक महत्व, उन्नत राष्ट्रीय सुरक्षा, शत्रुओं से बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के विरुद्ध विश्वसनीय रक्षा प्रदान करती है। तो शत्रुओं से बैलिस्टिक मिसाइलों खतरों से विरुद्ध ये विश्वसनीय रक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा सामरिक स्वायत्तता, विदेशी मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। तकनीकी उन्नति देखें तो स्वदेशी मिसाइल और रडार प्रौद्योगिकियों में विकास को प्रोत्साहन मिलता है इससे। मनोवैज्ञानिक निवारण देखें तो एक कार्यशील BMD का अस्तित्व ही इसकी प्रभावशीलता पर अनिश्चितता के कारण विरोधियों को पहला हमला करने से रोक सकता है। तो इसके बारे में विरोधी सोचेंगे कि अगर हम हमला करेंगे तो ये यहाँ से रुक जाएगा, तो इसलिए वो हमला भी नहीं करेंगे जल्दी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी परमाणु सिद्धांत का पूरक, हालांकि भारत नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है, कमांड और नियंत्रण केंद्रों की उत्तरजीविता को बढ़ाता है, BMD जिससे दूसरे हमले की क्षमता मजबूत होती है। चुनौतियाँ क्या हैं? हथियारों की दौड़, तो BMD प्रणालियों की तैनाती से हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है, जिससे विरोधी अधिक उन्नत आक्रामक क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उच्च लागत, BMD प्रणालियों के विकास और तैनाती के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एकीकरण जटिलता, मौजूदा सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना तकनीकी चुनौतियां पेश करता है। भारत का BMD कार्यक्रम राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चरण 2 प्रणालियों के सफल परीक्षणों और प्रोजेक्ट कुश जैसी स्वदेशी परियोजनाओं के विकास के साथ भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर मिसाइल रक्षा वास्तुकला स्थापित करने के लिए तैयार है। हालांकि उभरते खतरों से निपटने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रगति, रणनीतिक योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। अब अगला पॉइंट है उन्नत चालक सहायता प्रणाली या फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ADAS। उन्नत चालक सहायता प्रणाली या फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ADAS बोल सकते हैं इसे। परिभाषा क्या है? तो उन्नत चालक सहायता प्रणालियाँ या फिर ADAS वाहन में संलग्न डिजिटल उपकरण हैं जो ड्राइवरों को नेविगेशन और पार्किंग जैसे रोज़मर्रा के कार्यों में सहायता करते हैं। ADAS सिस्टम में किसी वाहन के आसपास के परिवेश की निगरानी के लिए सेंसर, कैमरे और रडार का उपयोग किया जाता है। इसमें ADAS स्वीट में स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग,
ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग सहायता, अडेप्टिव क्रूज नियंत्रण जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। तो ये सारी सुविधाएं उसमें शामिल होती हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? अपरिहार्य वाहन दुर्घटनाओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना, जिससे मृत्यु और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। ADAS सिस्टम या प्रणाली के समक्ष भारत में विद्यमान चुनौतियां, इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो इसकी चुनौतियां क्या हैं ADAS सिस्टम की? तो इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सिस्टम में खराबी आने पर दुर्घटना होने की स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा। खराब सड़क अवसंरचना, राजमार्गों से लेकर ग्रामीण मार्गों तक विविध सड़क गुणवत्ता असंगत बुनियादी ढांचे के कारण ADAS के कार्यान्वयन को जटिल बनाती हैं। तो यहाँ के राजमार्ग भी उतने अच्छे नहीं हैं, बुनियादी ढांचे सही नहीं हैं। इस वजह से भी ADAS के कार्यान्वयन जो है इसमें चुनौती पैदा होगी। मिश्रित यातायात संरचना, तो भारत की सड़कें पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और मोटर वाहनों के मिश्रण को समायोजित करती हैं। जो गैर मोटर चालित परिवहन द्वारा सड़कों के अधिक उपयोग के लिए ADAS के विकास में इन उपयोगकर्ताओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तकनीकी और कनेक्टिविटी की सीमाएं, अगली चुनौती क्या है ADAS की? तो ADAS विश्वसनीय डेटा और कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है, जो दूरस्थ या अविकसित क्षेत्रों में दुर्लभ हो सकता है। ADAS में सुरक्षा जोखिम, तो ADAS के साथ महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा जोखिम भी शामिल है, जिसमें संभावित वाहन हैकिंग से गंभीर सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी दिक्कत है इसमें। तो चालक जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाना, ADAS प्रणाली की सफलता ड्राइवर के व्यवहार और जागरूकता पर निर्भर करती है, इसलिए ADAS सिस्टम के बारे में चालक को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ADAS प्रणालियों के लिए भविष्य की दिशाएं, तो भविष्य के बारे में देखते हैं। तो एकीकरण और केंद्रीकरण, इस प्रणाली में एकीकरण को बढ़ावा देने एवं जटिलता को कम करने के लिए वितरित इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाइयों यानी डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स DECUs से केंद्रीकृत चालक डोमेन नियंत्रकों में संक्रमण परिवर्तन। एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो 64 बिट प्रोसेस AI एक्सेलरेटर आदि का उपयोग करके उच्च कंप्यूटिंग प्रदर्शन को समायोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना को अपडेट करना। डेटा प्रबंधन, तो डेटा की बढ़ती मात्रा को प्रबंधित करने और न्यूरल नेटवर्क का लाभ उठाकर बेहतर प्रसंस्करण और सटीकता के लिए अधिक कुशल डेटा प्रबंधन क्षमताओं को लागू करना। इसके अलावा स्वायत्तता, ड्राइविंग स्वचालन के उच्च स्तर पर प्रगति की दिशा पूर्णतः स्वायत्त वाहनों को प्राप्त करने के लक्ष्य को पूर्ण करती है, जिसमें न्यूनतम या कोई मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लागत और विश्वसनीयता, तो ADAS घटकों एवं प्रणालियों की विश्वसनीयता और स्थायित्व को बढ़ाते हुए लागत को कम करने तथा विकास चक्र को अग्रसर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे जैसे स्वायत्त ड्राइविंग को गति मिल रहा है, भारत का उभरता ADAS बाजार एक महत्वपूर्ण संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिनमें सड़क सुरक्षा और वाहन क्षमता बढ़ाने के लिए अद्वितीय स्थानीय परिस्थितियों के साथ अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करना, व्यापक वाहन स्वचालन की दिशा में एक आसान संक्रमण सुनिश्चित करना शामिल है। तो ADAS के बारे में हो गया। अब GPS आधारित टोल संग्रहण प्रणाली, तो GPS आधारित टोल संग्रहण प्रणाली ये क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर लें। टोल बूथ की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में विभिन्न मार्गों पर GPS आधारित टोल संग्रहण प्रणाली स्थापित करेगा। तो जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टोल बूथ की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में विभिन्न मार्गों पर GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली जो है स्थापित करेगा। GPS आधारित टोल संग्रहण प्रणाली के लाभ, तो उपयोग आधारित चार्जिंग, इसमें टोल एक निश्चित दूरी की बजाय वास्तविक सड़क उपयोग के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिससे यह प्रणाली अधिक न्यायसंगत है। सुव्यवस्थित टोल संग्रह, यह प्रणाली टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे गति और दक्षता भी बढ़ती है।
दक्षता को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन। यह प्रणाली वाहनों के अधिक कुशल उपयोग के लिए कम टोल दरें प्रदान करती है। सड़क संरक्षण, तो यह प्रणाली सड़क की टूट फूट को कम करने के लिए भारी वाहनों के लिए उच्च शुल्क लागू करती है। समग्र प्रणाली दक्षता, जीपीएस आधारित टोल फास्टैग जैसी वर्तमान प्रणालियों के लिए अधिक कुशल और अधिक विकल्प प्रदान कर सकता है। ये हो गया। तो फास्टैग और जीपीएस आधारित टोल संग्रहण के बीच जो अंतर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फास्टैग इधर दिया गया है, जीपीएस आधारित टोल संग्रह। तो RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग होता है फास्टैग में। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग फास्टैग में होता है, जबकि जीपीएस में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग यानी जीपीएस का उपयोग होता है। टोल बूथों पर स्वचालित कटौती होती है फास्टैग द्वारा, जबकि जीपीएस निर्देशांक की ट्रैकिंग के माध्यम से इसमें कटौती होगी। फास्टैग तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वाहन टोल बूथ के पास पहुंचते हैं, जबकि जीपीएस आधारित पूरे यात्रा मार्ग पर नज़र रखी जाती है। टोल बूथों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है फास्टैग के लिए, जबकि जीपीएस आधारित में सभी भौतिक टोल बूथों और प्लाजा की आवश्यकता को समाप्त करना। फास्टैग फरवरी 2021 से जो है अनिवार्य कर दिया गया है भारत में, और जीपीएस आधारित वर्ष 2022 के आसपास से लागू हुई है। तो ये एक्सेस वे पे देखा जा सकता है जीपीएस आधारित जो होते हैं। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 भारत का गहरे महासागर मिशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मत्स्य 6000 भारत का गहरे महासागर मिशन। मत्स्य 6000 एक मानवयुक्त पनडुब्बी है जिसे समुद्रयान परियोजना के तहत विकसित किया गया है, जो गहरे महासागर मिशन का एक घटक है। इस वाहन का उद्देश्य 3 लोगों को समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना है, जिससे प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अन्वेषण और जैव विविधता मूल्यांकन संभव हो सकेगा। भारत वैश्विक स्तर पर छठा देश बनने जा रहा है। तो भारत वैश्विक स्तर पर छठा देश बनने जा रहा है, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद, जिसके पास इतनी गहराई तक मानव पनडुब्बी भेजने की क्षमता होगी। तो भारत जो है विश्व में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद छठा देश बनने जा रहा है, जिसके पास इतनी गहराई तक मानव पनडुब्बी मिशन भेजने की क्षमता होगी। तो भारत के पहले किसके पास है ये? अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन। तो इसके कुछ क्षमता और कमजोरी दोनों देखते हैं एक साथ। तो क्षमता, स्वदेशी पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ये स्वदेशी है। रणनीतिक महासागर मानचित्रण, मानव निर्धारित गहरे समुद्र की क्षमता है। महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच, नीली अर्थव्यवस्था को समर्थन, ये तो क्षमता हो गई। कमजोरी में क्या क्या है? तो उच्च विकास परिचालन लागत इसमें बहुत ज़्यादा है। तकनीकी जटिलता है, सीमित डीप सी अनुभव, खनन का पर्यावरणीय जोखिम है। बुनियादी ढांचा ग्राफ, तो ये चीज़ें हो गई। जैसे जहाज, सेंसर। तो मत्स्य 6000 और भारत का डीप ओशन मिशन, तो इसके क्षमता और कमजोरी हो गई। अवसर और खतरा देखते हैं। अवसर, आपूर्ति, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट, भारत प्रशांत रणनीतिक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु परिवर्तन निगरानी, ये तो अवसर हो गया। खतरा क्या क्या है? तो गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, महासागरीय क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, विनियामक और कानूनी पकड़, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बाधाएं, सार्वजनिक और पर्यावरणीय विरोध, तो इसके ये खतरे हो गए मत्स्य 6000 के। गहरे महासागर मिशन के प्रमुख घटक, तो ये देखते हैं गहरे महासागर मिशन के प्रमुख घटक, यानी डीप ओशन मिशन के घटक कुछ हैं। तो पहला दिया गया है गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। तो मध्य हिंद महासागर बेसिन से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, मानव युक्त पनडुब्बी समुद्रयान का विकास। तो इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन और साक्ष्य लेने के लिए अत्यधिक गहराई पर मानव उपस्थिति को सक्षम करने के लिए मत्स्य 6000 का डिजाइन और तैनाती शामिल है। इसके अलावा गहन महासागर सर्वेक्षण,
इसका उद्देश्य महासागर तल का विस्तृत मानचित्रण करना तथा हाइड्रोकार्बन और गैस हाइड्रेट्स जैसे संसाधनों में खोज करना है। इसके अलावा मानसून गतिशीलता और तटीय भेद्यता सहित महासागर संबंधी जलवायु पैटर्न को समझने और पूर्वानुमान लगाने के लिए महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं की स्थापना, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का विकास, फार्मास्यूटिकल्स, औद्योगिक एंजाइम्स और जैव संसाधनों के में अनुप्रयोगों के लिए गहरे समुद्र की जैव विविधता की खोज। सामरिक और वैज्ञानिक महत्व, तो डीप ओशन मिशन का सामरिक और वैज्ञानिक महत्व देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और महासागर तल मानचित्रण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक संभावना, हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच प्रदान करता है। पर्यावरण निगरानी, तो वास्तविक समय महासागर डेटा और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने में मदद करता है। नीली अर्थव्यवस्था को समर्थन, आर्थिक विकास और आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। आगे की राह देखते हैं, तो स्वदेशी क्षमता में वृद्धि, गहरे समुद्र मिशनों में आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान संबंधी जहाज़ों, रोबोटिक अंडर वाटर वाहनों और ध्वनिक सेंसरों में अधिक निवेश महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायक हो सकती है। हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI का लाभ उठाना, तो भारत को समुद्री विज्ञान में अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ाने के लिए IPOI हिंद प्रशांत महासागर पहल के 4 स्तंभों समुद्री पारिस्थितिकी, संसाधन, क्षमता निर्माण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। सुदृढ़ कानूनी और पर्यावरणीय ढांचा, UNCLOS और वैश्विक पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप स्पष्ट नियामक दिशा निर्देश तैयार करके गहरी समुद्र में संसाधनों का सतत निष्कर्षण सुनिश्चित करता है। भारत का डीप ओशन मिशन का और मत्स्य 6000 का विकास महासागर अन्वेषण के लिए उच्च तकनीक क्षेत्र में एक साहसिक कदम है। रणनीतिक हितों को वैज्ञानिक उत्कृष्टता के साथ जोड़कर यह मिशन भारत के समुद्री क्षेत्र के साथ संबंधों को बदलने का वादा करता है, जो ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाइपरलूप, तो हाइपरलूप के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो फिगर पहले बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हाइपरलूप प्रौद्योगिकी, भारत के रेल मंत्रालय ने 40 मील लंबे हाइपरलूप के निर्माण को मंजूरी दे दी है। हाइपरलूप की कार्यप्रणाली समझते हैं। हाइपरलूप एक चुंबकीय उत्तोलन यानी मैग्लेव ट्रेन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो ये चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जहां चुंबकों का सेट पॉड्स को ट्रैक के ऊपर उठाता है, जबकि दूसरा सेट उन्हें आगे बढ़ाता है। तो एक सेट उसे ऊपर उठाएगा, दूसरा सेट उसे आगे बढ़ाएगा। यह ट्रैक एक कम दबाव वाली ट्यूब है जो वैक्यूम से सुसज्जित है, जो लगभग संपूर्ण वायु को हटा देती है, जिससे वायु प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है। यह डिज़ाइन प्रणाली को सैद्धांतिक रूप से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति करने में सक्षम बनाता है। तो इस प्रणाली से इस डिज़ाइन से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन चल सकती है। हाइपरलूप के लाभ, तो पहला तो दक्षता हो गया। हाइपरलूप एक बहुत ही कुशल परिवहन प्रणाली है। पॉड्स वायुगतिकीय होते हैं और दाबयुक्त ट्यूब वायु प्रतिरोध को कम करती है। तो दाबयुक्त ट्यूब होती है इसमें, जो वायु प्रतिरोध को कम करती है, जिसका अर्थ है कि हाइपरलूप बहुत कम ऊर्जा के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। स्थिरता, तो हाइपरलूप एक सतत परिवहन प्रणाली है। पॉड्स विद्युत से संचालित होते हैं, जो एक नवीकरणीय संसाधन है। सुरक्षा, हाइपरलूप एक सुरक्षित परिवहन प्रणाली है। पॉड्स को उच्च गति से संचालित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और निम्न दाबयुक्त ट्यूब दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करती है।
हाइपरलूप से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? तो लागत। तो हाइपरलूप एक बहुत महंगी परिवहन प्रणाली है। हाइपरलूप प्रणाली के निर्माण की लागत अरबों डॉलर होने का अनुमान है। विनियमन। तो हाइपरलूप एक नई परिवहन प्रणाली है और इसके निर्माण या संचालन के लिए कोई नियम नहीं है। इससे हाइपरलूप सिस्टम को निर्मित करना और उसे संचालित करना काफ़ी कठिन हो सकता है। सार्वजनिक स्वीकृति। तो हाइपरलूप एक नई तकनीक है और इसकी सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कुछ सार्वजनिक चिंताएं विद्यमान हैं। इससे हाइपरलूप प्रणाली के लिए सार्वजनिक समर्थन मुश्किल हो सकता है। तकनीकी व्यवहार्यता। निम्न वायदा बनाए रखने, घर्षण को कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित नियर वैक्यूम ट्यूब में उच्च गति के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करना। बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं। तो ऊंचे या भूमिगत ट्यूबों का एक नेटवर्क बनाना जो हाइपरलूप पॉड्स में सहयोग कर सकें, जिसमें भूमि अधिकार प्राप्त करना और नियामक प्रक्रियाओं को नेविगेट करना शामिल है। आगे की राह क्या है? तो सतत बुनियादी ढांचा। हाइपरलूप सिस्टम को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो हाइपरलूप सिस्टम को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित किया जा सकता है, यानी रीन्यूएबल एनर्जी द्वारा, जिससे कार्बन ऊर्जा उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और इससे सतत परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। तो हाइपरलूप नेटवर्क दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे शहरों के मध्य कुशल आवागमन संभव हो सकेगा और सड़कों एवं हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ जो है कम हो सकती है। आर्थिक अवसर। तो हाइपरलूप का विकास नौकरियों का सृजन कर सकता है और बुनियादी ढांचे का निर्माण, विनिर्माण और परिचालन भूमिकाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। तकनीकी प्रगति। तो सामग्री प्रणोदन और सुरक्षा प्रणालियों में निरंतर अनुसंधान और विकास से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हाइपरलूप तकनीक में सुधार होगा। विनियामक और सुरक्षा संबंधी विचार। तो उचित विनिमय विकसित करना और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण पहलू है, जिन पर हाइपरलूप प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष स्वरूप हाइपरलूप एक क्रांतिकारी परिवहन अवधारणा है जिसमें भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। अपनी उच्च गति, कम घर्षण युक्त यात्रा के साथ यह लोगों के आवागमन के तरीके को बदल सकता है और परिवहन प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जो कुशल और सतत गतिशीलता का एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है हाइपरलूप। तो प्रति कैप्सूल जो है 6 से 8 यात्री प्रति ट्रेन, 3 कैप्सूल। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। चरम समय स्थिति के दौरान ट्रेनें हर 30 सेकंड में रवाना होती हैं। टिकट की कीमत लगभग 13 यूरो होगी। ट्यूब ज़मीन से ऊपर या नीचे हो सकती है या और भूकंप का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ट्यूब जो है ज़मीन के ऊपर या नीचे हो सकती है और भूकंप से सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रत्येक कैप्सूल हवा के कुशन पर तैरता है। तो हवा के कुशन पे जो है प्रत्येक कैप्सूल तैरता है, जो आगे बढ़ने पर निर्मित होता है। ये देख सकते हैं। यात्रा का समय विमान से जो 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, वो हाइपरलूप से केवल 30 मिनट में हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे घर्षण को कम करने के लिए आगे लगा एक शक्तिशाली पंखा ट्यूब में मौजूद हवा को पीछे की ओर खींचता है। ये कुछ तुलनात्मक चीज़ें दी गई हैं। यूरो स्टार 186 मील प्रति घंटा इसका जो है रफ्तार है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 275 मील प्रति घंटा है। बोइंग 737 का 485 मील और हाइपरलूप का 760 मील प्रति घंटा है। अब इससे ऊपर होगा कॉर्ड जिसकी रफ्तार जो है 1354 मील प्रति घंटा है। तो ये हाइपरलूप के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई और बृहद भाषा मॉडल LLM। संदर्भ ChatGPT, DALL-E, जेमिनी और अन्य बृहद भाषा मॉडल LLMs जैसे जनरेटिव एआई उपकरण कई क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
हालांकि इनमें पूर्वाग्रह, बहिष्कार और भेदभाव जैसे जोखिम भी शामिल हैं। जनरेटिव एआई के बारे में, यह एक अत्याधुनिक तकनीक की उन्नति है जो मशीन लर्निंग और एआई का उपयोग करके मीडिया के नए रूप जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का निर्माण करती है। यह बृहद भाषा मॉडल, न्यूरल अनुवाद, सूचना समझ और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी उन्नत मशीन लर्निंग क्षमताओं का उपयोग करता है ताकि लघु और बृहद स्वरूप में नए एवं रचनात्मक कंटेंट को सिंथेटिक मीडिया और यहाँ तक कि सरल टेक्स्ट के साथ डीप फेक को भी उन्नत किया जा सके, जिसे सामान्य तौर पर प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग, तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है। जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग, तो इसको देखते हैं बारी बारी से थोड़ा बड़ा करके। तो कंटेंट निर्माण, GPT-4, जेमिनी जैसे जेन एआई मॉडल टेक्स्ट, कोड उत्पन्न कर सकते हैं और स्टोरी टेलिंग को स्वचालित कर सकते हैं। मीडिया उत्पादन और डिज़ाइन, तो डेल-ई, ल्यूमेन आदि जैसे जेन एआई मॉडल छवि संश्लेषण, वीडियो निर्माण और वीडियो गेम डिजाइनिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा, तो जेन एआई आणविक संरचनाओं का पूर्वानुमान लगाने और संभावित औषधियों को बनाने में सहायता कर सकता है, जिससे औषधि अन्वेषण प्रक्रिया में तेजी आती है। यह मेडिकल इमेज की व्याख्या में भी सहायता करता है। मनोरंजन, तो मनोरंजन क्षेत्र में देखें तो जेन एआई एनिमेशन उद्योग में संगीत रचना और आभासी पात्रों के निर्माण में मदद कर सकता है। सिमुलेशन और प्रशिक्षण, तो जनरेटिव एआई प्रशिक्षण उद्देश्यों जैसे उड़ान सिमुलेशन, चिकित्सा प्रक्रियाओं और सैन्य प्रशिक्षण के लिए वास्तविक प्रतीत होने वाली आभासी वातावरण के विकास में योगदान देता है। शिक्षा, तो जनरेटिव एआई स्वचालित ट्यूटरिंग और अनुकूलित शिक्षण शैलियों की सुविधा प्रदान करता है। व्यवसाय और विपणन, जेन एआई कंटेंट को पर्सनलाइज करने और कस्टमाइज मैसेज बनाने में मदद करता है या इंटेलिजेंट चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट बनाने में सक्षम है। तो ये जनरेटिव एआई के बारे में अनुप्रयोग बताया गया। अब बृहद भाषा मॉडल LLM के विषय में, तो बृहद भाषा मॉडल LLM के विषय में देखते हैं। तो LLM एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है जिसे लिखित मानव भाषा और पाठ डेटा की विशाल मात्रा को पहचानने, उत्पन्न करने, अनुवाद करने और सारांशित करने के लिए गहन शिक्षण एल्गोरिदम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। आधार मॉडल, तो बृहद भाषा मॉडल LLM आधार मॉडल है जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP और प्राकृतिक भाषा निर्माण NLG कार्यों में डीप लर्निंग का उपयोग करते हैं। भाषा की जटिलता और संबंधों को सीखने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से बृहद भाषा मॉडलों को विशाल मात्रा में डेटा पर पूर्व प्रशिक्षित किया जाता है। तो भाषा की जटिलता और संबंधों को सीखने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से बृहद भाषा मॉडलों को विशाल मात्रा में डेटा पर पूर्व प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP कंप्यूटर मानव भाषा को कैसे समझते हैं, व्याख्या करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो प्राकृतिक भाषा समझ NLU कंप्यूटर की मानव पाठ और भाषण को समझने की क्षमता। प्राकृतिक भाषा निर्माण NLG कंप्यूटर की मानव पाठ और भाषण उत्पन्न करने की क्षमता। तो दोनों मिलके जो है NLP का विकास हो गया। यहाँ पे देखते हैं बृहद भाषा मॉडल का महत्व। तो मानव जैसी सामग्री तैयार करना, तो सैकड़ों अरब मापदंडों वाले इंटरनेट स्तरीय डेटा सेट पर प्रशिक्षित LLMs अब मानव जैसी सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं। मानव रचनात्मकता में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करना, LLMs विश्वसनीय तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और सृजन भी कर सकते हैं। मानव रचनात्मक में वृद्धि कर सकते हैं और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं।
भाषा अनुवाद। एलएलएम्स का उपयोग विभिन्न भाषाओं के बीच टेक्स्ट का अनुवाद करने, आसान अंतर सांस्कृतिक संवाद को सुविधाजनक बनाने और भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। भारत विशिष्ट एलएलएम्स। भारत के लिए भारतीय भाषाओं के अनुरूप अपना स्वयं का बृहत भाषा मॉडलों एलएलएम्स को विकसित करना एक तत्काल रणनीति की आवश्यकता है। चूँकि जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी और डीएएलएल्स जैसे बड़े भाषा मॉडल कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं पूर्वाग्रह और भेदभाव जैसे जोखिमों के साथ साथ अपार संभावनाएं भी लाते हैं। एआई अनुप्रयोगों में नैतिक ढांचे, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए इन उपयोग के साथ साथ नवाचार को संतुलित करना यह सुनिश्चित करेगा कि एआई प्रौद्योगिकियां सामाजिक मानदंडों का सम्मान करते हुए और समानता सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता में वृद्धि में सहायक हो। जनरेटिव एआई से जुड़ी नैतिक चिंताएं। तो ये जनरेटिव एआई से जुड़ी नैतिक चिंताएं कुछ दी गई हैं, ये हम लोग देखते हैं। सामग्री विनियमन। एआई द्वारा सृजित की गई सामग्री को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि हानि से सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव। बड़े एआई मॉडलों के प्रशिक्षण और संचालन से पर्यावरणीय प्रभाव को किस प्रकार न्यूनतम किया जाता है। सुरक्षा। तो जनरेटिव एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, ये इसकी चिंताएं हैं। और आर्थिक व्यवधान। स्वचालित सामग्री निर्माण के कारण होने वाली रोजगार संकट कमी को दूर करने के लिए क्या रणनीतियाँ मौजूद हैं। पारदर्शिता। क्या एआई मॉडल के निर्णय लेने की प्रक्रिया और आउटपुट निर्माण में पारदर्शिता है या नहीं है। पक्षपात। क्या एआई प्रणाली अपनी जनरेट की गई सामग्री में पक्षपात दिखाती है। नैतिक जिम्मेदारी। एआई द्वारा उत्पन्न की गई सामग्री की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, ये भी चिंता है। गलत सूचना और दुष्प्रचार। इसके अलावा गोपनीयता। क्या जनरेटिव एआई का उपयोग व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करता है। तो ये जनरेटिव एआई की से जुड़ी कुछ नैतिक चिंताएं हैं। बढ़ी हुई दक्षता। एलएलएम्स मानव भाषा को समझ सकते हैं, जिससे वह नीरस या श्रम गहन कार्यों को पूरा करने के लिए आदर्श बन जाते हैं। प्रॉम्प्ट्स। यह एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर सकता है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रोग्रामिंग के सरल संकेतों के आधार पर मानव स्तरीय टेक्स्ट जो है तैयार करने में सक्षम हो, जिससे केवल बुनियादी इनपुट मापदंडों का उपयोग करके संपूर्ण लेख यहाँ तक कि पुस्तकें भी बनाना संभव हो सकता है। अब आगे देखते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के बारे में देखते हैं। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक रूप है। तो डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का एक रूप है जो डेटा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क यानी ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की तरह जटिल डेटा पैटर्न को समझ सकते हैं जो पारंपरिक ML एल्गोरिदम की क्षमताओं से परे हैं। तो ये कुछ दिखाया गया इसमें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो सही से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के बारे में बताया गया है। तो एक ऐसी तकनीक जो मशीनों के मानव व्यवहार की नकल करने में सक्षम बनाती है। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव व्यवहार की नकल करने में सक्षम बनाती है। अगला दिया गया है मशीन लर्निंग। तो AI तकनीक का उपसमूह जो सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके मशीनों को अनुभव के साथ बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। अब डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का उपसमूह जो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की गणना को संभव बनाता है। अब न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न प्रकार। न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक भाषा संसाधन, इमेज पहचान, मशीन अनुवाद, चिकित्सीय निदान, स्वचालित कारें, वित्तीय व्यापार, वाणी या भाषण पहचान, ये न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न प्रकार। तो न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले ये देखते हैं। यह मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक ML एल्गोरिदम है यानी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। न्यूरल नेटवर्क में परस्पर जुड़े हुए नोड्स या न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में परस्पर जुड़े हुए नोड्स या फिर न्यूरॉन्स होते हैं
जो लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से इनपुट को प्रोसेस और पास करते हैं। शैलो न्यूरल नेटवर्क। इन नेटवर्कों में न्यूरॉन्स की केवल एक परत होती है जिससे उन्हें प्रशिक्षित करना सरल होता है, लेकिन जटिल डेटा पैटर्न को पहचानने में से कम सक्षम होते हैं। तो ये जटिल डेटा पैटर्न को पहचानने में कम सक्षम होते हैं कौन? शैलो न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क, तो इसमें कई न्यूरॉन परतें होती हैं और यह जटिल डेटा पैटर्न सीख सकता है जिसे हल्के यानी शैलो नेटवर्क संभाल नहीं सकते। तो डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ये जटिल डेटा पैटर्न भी सीख सकता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क छवि पहचान के लिए डिज़ाइन किए गए। CNN छवियों में वस्तुओं की सटीक पहचान करने के लिए पिक्सेल के बीच स्थानिक संबंधों को सीखते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क तो अनुक्रम मॉडलिंग के लिए तैयार किए गए। तो ये अनुक्रम मॉडलिंग के लिए तैयार किए गए RNN अनुक्रम तत्वों के बीच अस्थायी संबंधों को कैप्चर करते हैं और उच्च सटीकता के साथ बाद के तत्वों का पूर्वानुमान लगाते हैं। अब डीप लर्निंग के अनुप्रयोग ये देखते हैं हम लोग। डीप लर्निंग के अनुप्रयोग तो बुनियादी ढांचे की लागत, तो बृहद भाषा मॉडलों LLMs को बनाए रखने और विकसित करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। आवश्यक डेटा का पैमाना, तो आवश्यक डेटा का पैमाना तो कंपनियों को अपने बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़े डेटा सेट तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तकनीकी विशेषज्ञता, अपने पैमाने के कारण बृहद भाषा मॉडलों को प्रशिक्षित करना और तैनात करना बहुत कठिन है और इसके लिए गहन प्रशिक्षण, वर्कफ्लो, ट्रांसफॉर्मर और वितरित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। पूर्वाग्रह, भाषा मॉडल की क्षमताएं पाठ प्रशिक्षण डेटा तक सीमित होती हैं और इस प्रकार इसमें गलत जानकारी, जाति, लिंग पूर्वाग्रह आदि शामिल हो सकते हैं। कौशल की कमी, इन मॉडलों में विशेषता वाले प्रतिभाओं की कमी के कारण इन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना और उपयोग करना कठिन हो जाता है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ये मॉडल मुख्य रूप से अंग्रेजी पर केंद्रित हैं, लेकिन भारत की समृद्ध भाषाई विविधता अधिक समावेशी दृष्टिकोण की मांग करती है। नैतिक निहितार्थों पर विचार, तो यद्यपि बृहद भाषा मॉडलों यानी LLMs में अपार संभावनाएं हैं, फिर भी इसके क्रियान्वयन से जुड़े नैतिक निहितार्थों और चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, तो एक AI भाषा मॉडल के रूप में LLM उस डेटा की में पूर्वाग्रहों और सीमाओं को दर्शाता है जिस पर इसे प्रशिक्षित किया गया था। किसी भी पूर्वाग्रह को कम करना और इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग, तो संभावित जोखिमों को न्यूनतम करते हुए लाभ को अधिकतम करने के लिए नवाचार और तैनाती के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण, यद्यपि LLM मानव जैसी अंतःक्रियाओं का अनुकरण कर सकता है, फिर भी इसकी सीमाओं को पहचानना तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मानवीय निरीक्षक और निर्णय को इसके अनुप्रयोगों में एकीकृत किया जाए। कौशल विकास, उद्यमों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी टीमों के पास इन मॉडलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का कौशल है। अगला पॉइंट है डीप फेक। डीप फेक, समाज में भ्रामक सूचना फैलाने वाले डीप फेक वीडियो के विभिन्न मामलों में की प्रतिक्रिया में सरकार व्हाट्सएप द्वारा स्रोत ID की जानकारी देना अनिवार्य बनाने के लिए IT नियमों पर विचार कर रही है। डीप फेक के अनुप्रयोग, यहाँ पे कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। वित्तीय धोखाधड़ी, डीप फेक का इस्तेमाल किस किस के लिए किया जा सकता है? तो पहचान की चोरी, स्वचालित गलत सूचना हमले, सोशल इंजीनियरिंग, चुनाव में हेराफेरी, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी और घोटाले और धोखाधड़ी। डीप फेक के बारे में थोड़ा जानते हैं। डीप फेक वह डिजिटल मीडिया यानी वीडियो, ऑडियो और इमेज हैं जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके एडिट किया जाता है और उनके मूल स्वरूप से बदल दिया जाता है। यह मूल रूप से हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल मिथ्याकरण है। डीप फेक प्रौद्योगिकी का प्रभाव,
डीप फेक पोर्नोग्राफी के शिकार। दुर्भावनापूर्ण डीप फेक तकनीक का प्राथमिक शिकार महिलाएं हैं, जिनमें से 96% से अधिक डीप फेक अश्लील वीडियो होते हैं। इस प्रकार की चीज़ों से व्यक्तियों को डराया धमकाया जाता है, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। उदाहरण, लगभग 4000 हस्तियां डीप फेक पोर्नोग्राफी की शिकार हो चुकी हैं। चरित्र हनन। तो डीप फेक व्यक्तियों को असामाजिक व्यवहार में लिप्त और झूठी बातें कहते हुए चित्रित कर सकते हैं, जो उन्होंने कभी की ही नहीं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण, रश्मिका मंदाना डीप फेक। तो ये काफ़ी वायरल हुआ था, रश्मिका मंदाना डीप फेक। मीडिया में विश्वास का क्षरण। तो डीप फेक के कारण पारंपरिक मीडिया में विश्वास कम होता है। यह क्षरण तथ्यात्मक सापेक्षवाद की संस्कृति को जन्म दे सकता है, जिससे नागरिक समाज को नुकसान पहुंचता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। दुर्भावनापूर्ण राष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा को कमज़ोर करने, अराजकता पैदा करने और लक्षित देशों में अनिश्चितता पैदा करने के लिए डीप फेक का उपयोग कर सकते हैं। गैर राज्य अभिकर्ता। विद्रोही समूह और आतंकवादी संगठन जनता के बीच राज्य विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए, भड़काऊ भाषणों में हेरफेर करने और फैलाने के लिए डीप फेक का उपयोग कर सकते हैं। लायर्स डिविडेंड। डीप फेक के अस्तित्व के कारण वास्तविक जानकारी को भी फर्जी खबर मानकर खारिज कर दिया जा सकता है। तो ये भी अब काफ़ी ट्रेंड में है कि कोई भी बात हो सीधे बता दो ये डीप फेक है, ये एआई द्वारा निर्मित है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। डीप फेक से निपटने के समाधान। तो मीडिया साक्षरता में वृद्धि। भ्रामक सूचना और डीप फेक से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया साक्षरता प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए। विनियम। प्रौद्योगिकी उद्योग, नागरिक समाज और नीति निर्माताओं को शामिल करते हुए सहयोगात्मक चर्चाओं के माध्यम से सार्थक विनियमन लागू करना। तकनीकी समाधान। तो डीप फेक का पता लगाने, मीडिया का प्रमाणित करने और आधिकारिक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल तकनीकी समाधान विकसित करना। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति का ऑनलाइन मीडिया को आलोचनात्मक उपभोक्ता बनने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करने से पहले रुकें और उसकी प्रामाणिकता के बारे में सोचें। एक अनुसंधान एवं विकास विंग की स्थापना करना। भारत डरपा DRAPA के समान एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास इकाई स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जो डीप फेक डिटेक्शन प्रौद्योगिकियों में सबसे आगे रही है। भारत में डीप फेक के विरुद्ध कानून। तो भारत में कुछ कानून हैं डीप फेक के विरुद्ध। तो IT अधिनियम 2000 धारा 66E। IT अधिनियम 2000 की धारा 66E डीप फेक अपराधों पर लागू होता है, जिसमें मास मीडिया में छवियों को कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना, गोपनीयता का उल्लंघन करना शामिल है। दंड 3 साल तक की कैद या 22 लाख तक का जुर्माना हो सकता है IT अधिनियम 2000 की धारा 66E के तहत। अब IT अधिनियम 2000 की धारा 66D देखते हैं। तो धोखाधड़ी या छद्म धारण करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से संचार उपकरणों या कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है। दंड 3 साल तक की कैद और या फिर साथ में या तो 3 साल की कैद या फिर उसके साथ ही 21 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कॉपीराइट सुरक्षा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। कॉपीराइट सुरक्षा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 रचनात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करता है। डीप फेक में अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की अनुमति देता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए दंड। सूचना और प्रसारण मंत्रालय संगठनों को एक सलाह जारी की है। हेरफेर की गई सामग्री को प्रसारित करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई और दर्शकों की जागरूकता के लिए ऐसी सामग्री को हेरफेर या संशोधित के रूप में सूचित और चिन्हित करने की सिफारिश की गई है। डीप फेक आज की दुनिया में एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल भ्रामक सूचना फैलाने और डिजिटल कंटेंट में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, डीप फेक की बदलती प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए समर्थित उपकरणों और पहचान विधियों का होना बहुत ज़रूरी है। शैलो फेक क्या है? अभी हम लोगों ने डीप फेक देखा,
अब शैलो फेक देखते हैं। तो शैलो फेक या चीप फेक वह चित्र, वीडियो और वॉइस क्लिप हैं जो एआई तकनीक की मदद के बिना साधारण एडिट या फोटोशॉप जैसे अन्य सरल सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। शैलो फेक का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि डीप फेक के उच्च स्तरीय निर्माण की तुलना में वह छवि और वीडियो एडिट की निम्न गुणवत्ता को दर्शाते हैं। तुलनात्मक रूप से शैलो फेक को बुनियादी ऑनलाइन टूल का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से पहचाना भी जा सकता है। प्रयुक्त तकनीक, इसमें सरल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और मैन्युअल रूप से परिवर्तन किए जाते हैं या चुनिंदा रूप से एडिट किए जाते हैं। उदाहरण, किसी फ़ोटो पर पारंपरिक एडिट करना या किसी वीडियो के भाषण पैटर्न को बदलना, किसी मौजूदा छवि या वीडियो का गलत कैप्शन देना या उसका गलत संदर्भ देना आदि। ये शैलो फेक हो गया। विस्तारित वास्तविकता XR। संदर्भ, भारत का एनिमेशन बाजार वर्ष 2024 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और इसके वर्ष 2030 में 14.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक 35.04% की CAGR के साथ पूर्वानुमानित अवधि में वृद्धि का अनुमान है। अब विस्तारित वास्तविकता के बारे में देखते हैं। विस्तारित वास्तविकता यानी XR एक व्यापक शब्द है जो ऐसी प्रकार की प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है जो किसी भी सीमा तक भौतिक या वास्तविक दुनिया के वातावरण में डिजिटल तत्वों को जोड़कर वास्तविकता को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। XR में संवर्धित वास्तविकता XR में संवर्धित वास्तविकता यानी AR, मिश्रित वास्तविकता यानी MR और आभासी वास्तविकता VR तथा कोई भी प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि वह भी जिन्हें अभी विकसित किया जाता है, शामिल हैं जो आभासी सातत्य के किसी भी बिंदु पर स्थित हैं। तो XR में जो है संवर्धित वास्तविकता यानी AR, मिश्रित वास्तविकता यानी MR और आभासी वास्तविकता VR तथा कोई भी प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि वह भी जिन्हें अभी विकसित किया जाता है, शामिल हैं। तो ये सभी प्रकार के जो चीज़ें हैं वो XR में शामिल होती हैं। तो यहाँ पे AR, VR और MR के बीच अंतर बताया गया है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो परिभाषा पहले देखते हैं। तो AR की परिभाषा यानी संवर्धित वास्तविकता डिजिटल कंटेंट को वास्तविक दुनिया पर आच्छादित करता है। आभासी वास्तविकता यानी VR की बात करें, वर्चुअल रियलिटी की, तो एक पूरी तरह से इमर्सिव आभासी वातावरण बनाता है। मिश्रित वास्तविकता MR की बात करें तो वास्तविक दुनिया के साथ मिलकर एक आभासी वातावरण बनाता है। तो ये वास्तविक दुनिया के साथ मिलकर आभासी वातावरण बनाता है, जबकि AR डिजिटल कंटेंट को वास्तविक दुनिया पर आच्छादित करता है। वास्तविक दुनिया के साथ परस्पर क्रिया, तो AR जो है वास्तविक दुनिया के वातावरण को संवर्धित करता है। VR उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया से अलग करता है, जबकि MR वास्तविक दुनिया के अनुभव को संवर्धित करता है। उपकरण, तो AR में स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट चश्मा, हेड अप डिस्प्ले शामिल होते हैं, जबकि VR में समर्पित VR हेडसेट, ओकुलम रिफ्ट, HTC वाइव ये शामिल होते हैं, जबकि MR में माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD, AMR ग्लास शामिल होते हैं। प्रयोग के उदाहरण, तो AR का प्रयोग होता है नेविगेशन, खुदरा स्वास्थ्य सेवा शिक्षा में। VR का गेमिंग सिमुलेशन प्रशिक्षण आभासी अनुभव में। MR का गेमिंग दूरस्थ कार्य शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल में। विस्तारित वास्तविकता के लाभ। विस्तारित वास्तविकता के लाभ क्या हैं? तो मनोरंजन और गेमिंग, वास्तुकला या स्थापत्य कला, इंजीनियरिंग और निर्माण, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा और शिक्षा। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, तो विस्तारित वास्तविकता के लाभ क्या हैं? सबसे पहले बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। XR उपयोगकर्ताओं को आभासी वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि वे असली हों।
बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षा। इसमें यथार्थवादी और इंटरैक्टिव सिमुलेशन वातावरण प्रदान करके शिक्षा और प्रशिक्षण में क्रांति लाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का उपयोग शरीर रचना विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए किया गया। विनिर्माण दक्षता में वृद्धि। एक्सआर का उपयोग डिजाइनरों और इंजीनियरों को वर्चुअल वातावरण में उत्पादों की कल्पना और परीक्षण की अनुमति देकर विनिर्माण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। लागत प्रभावी विपणन। इसका उपयोग विपणन में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले अनूठे और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा देखते हैं तो सर्जनों को सर्जरी के दौरान रोगी की त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को देखने के लिए एक्सआर संचालित एक्सरे विजन का उपयोग करने में सक्षम करेगा। अब देखते हैं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, इसके बारे में देखते हैं तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक संरचना है जो जनता के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड, जिसे ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है, को कई डेटाबेस में संग्रहित करती है, जिन्हें पीयर टू पीयर P2P नोड्स के माध्यम से जुड़े नेटवर्क में चेन के रूप में जाना जाता है। इस भंडारण को डिजिटल लेजर कहा जाता है। तो इस भंडारण को डिजिटल लेजर बोला जाता है। इस लेजर भंडारण में प्रत्येक लेन देन मालिक के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत होता है। तो इस लेजर भंडारण में प्रत्येक लेन देन मालिक के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत होता है, जो लेन देन को प्रमाणित करता है और इसे किसी भी तरह के छेड़छाड़ से बचाता है। ब्लॉकचेन की प्रमुख विशेषताओं में विकेंद्रीकरण, सातत्य और अनियमितता शामिल है। ब्लॉकचेन तकनीक पीयर टू पीयर के लिए किसी तीसरे पक्ष या केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता को समाप्त करती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का महत्व। विकेंद्रीकृत तंत्र लेन देन के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है। पारदर्शिता और दक्षता लाना। तो यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है क्योंकि किसी भी मूल्यवान परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व और निगरानी की जा सकती है। धोखाधड़ी और रोकथाम। धोखाधड़ी की रोकथाम। चूँकि कई स्थानों पर संग्रहित डेटा आसानी से सुलभ नहीं है। ब्लॉकचेन व्यवसाय मूल्य। एक अनुमान है कि वर्ष 2025 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 10% जो है ब्लॉकचेन पर संग्रहित किया जाएगा। विविध क्षेत्रों में प्रयोज्यता। तो ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे शिक्षा, शासन, वित्त और बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। विश्वस्य राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने विश्वस्य राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से ब्लॉकचेन एज सर्विस BaaS प्रदान करना, विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का समर्थन करना। यह व्यापक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क NBF का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना है। लॉन्च किए गए प्रमुख घटक। NBF लाइट स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए तेज़ी से प्रोटोटाइपिंग, अनुसंधान और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए विकसित एक एल्का ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म। तो NBF लाइट जो है स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए तेज़ी से प्रोटोटाइपिंग, अनुसंधान और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए विकसित एक एल्का ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है। प्रामाणिक एक ब्लॉकचेन सक्षम समाधान जिसे मोबाइल एप्लीकेशन की मूल को सत्यापित करने, प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल ये देखते हैं तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पहल से संबंधित सामग्री के प्रबंधन के लिए एकीकृत मंच, जो ब्लॉकचेन सेवाओं के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस BaaS का महत्व। तो साझा स्थितियों पर आम सहमति बनाने में सक्षम वितरित सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विकसित करके साझा स्थितियों पर आम सहमति बनाने में सक्षम वितरित सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विकसित करके
विश्वसनीयता को मूर्त रूप प्रदान करता है तथा सत्यता हेतु प्रतिबद्ध एकमात्र स्रोत प्रदान करता है। बुनियादी ढांचा प्रदाताओं, स्मार्ट अनुबंध डेवलपर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स सहित विभिन्न हितधारकों के बीच ब्लॉकचेन अपनाने में चुनौतियों का समाधान करता है। स्टैक में विभिन्न ब्लॉकचेन घटकों के लिए सुरक्षा आश्वासन प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं भारत में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की पहलें। तो भारत में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के पहले देखते हैं तो ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र, तो ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करता है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ब्लॉकचेन सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के में कौशल उन्नयन के लिए नए स्कॉम और माइटी द्वारा एक पहल है। वैश्विक पहलें देखते हैं। वैश्विक इंटरनेशनल इनिशिएटिव, तो विश्व आर्थिक मंच के प्रेसिडियो सिद्धांत नैतिक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए ब्लॉकचेन अधिकार विधेयक है। IBM का ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर, सीमा पार लेन देन के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला एक वैश्विक भुगतान नेटवर्क है। ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल GBBC, ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल एक उद्योग संघ जो विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन अपनाने को बढ़ावा देता है। अब ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों की चुनौतियां क्या हैं ये देख लेते हैं। तो अनुमापकता, उपयोगकर्ताओं और लेन देन की संख्या बढ़ने पर ब्लॉकचेन नेटवर्क धीमा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लेन देन में देरी हो सकती है और शुल्क अधिक लग सकता है। उदाहरण, बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क POW तंत्र प्रति सेकेंड केवल 7 लेन देन ही संभाल सकता है। ऊर्जा की खपत, बिटकॉइन जैसे POW आधारित ब्लॉकचेन का लेन देन को सत्यापित करने के लिए विशाल मात्रा में कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं। अंतरसंचालनीयता, विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्कों में प्रायः अपने स्वयं के अनूठे प्रोटोकॉल और मानक होते हैं, जिससे उनके लिए एक दूसरे के साथ संचार और परस्पर क्रिया करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण देखें तो इथेरियम और बिटकॉइन एक दूसरे के साथ सीधी संगत नहीं हैं। सुरक्षा और गोपनीयता, ब्लॉकचेन लेन देन की पारदर्शिता के कारण गोपनीयता के उल्लंघन की संभावना के बारे में चिंताएं मौजूद हैं। विनियमन और अपनाना, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के इर्द गिर्द की नियामक अनिश्चितता विभिन्न उद्योगों को इसके अपनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आगे की राह, अनुमापकता और ऊर्जा खपत को कम करना, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी POA तंत्र में परिवर्तन करके ऊर्जा खपत को कम किया जा सकता है। मानकीकरण के माध्यम से अंतर संचालनीयता और सहयोग में वृद्धि, विभिन्न ब्लॉकचेन के मध्य संबद्धता स्थापित करना और विविध हितधारकों के बीच सहयोग करना। सुरक्षा और गोपनीयता का सुदृढ़ीकरण, उन्नत क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं तथा उपयोगकर्ता शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से। ब्लॉकचेन तकनीक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और सुरक्षित लेन देन को सक्षम करके कई उद्योगों में क्रांति ला सकती है। चूँकि हम वर्ष 2030 की ओर बढ़ रहे हैं, जब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित 10% संभावित रूप से ब्लॉकचेन पर संग्रहित होगा, इसलिए इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए अनुमापकता को संबोधित करना, अंतर संचालनीयता में वृद्धि और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी जैसे नवाचारों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। रणनीतिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व SCR, रणनीतिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व SCR संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व SBR और एक व्यापक रणनीतिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व SCR स्थापित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए। तकनीकी नेतृत्व, तो आर्थिक लचीलापन और वित्तीय संप्रभुता। क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है, विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित होती है।
केंद्रीय बैंकों या राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा शासित नहीं होती है। लेन देन पीयर टू पीयर होते हैं, जिन्हें क्रिप्टोग्राफिक सर्वसम्मति तंत्र के माध्यम से नेटवर्क नोड्स द्वारा सत्यापित किया जाता है। उदाहरण बिटकॉइन हो गए, एथेरियम हो गया, रिपल, कार्डानो इत्यादि। रणनीतिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व SCR सरकार के पास चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी का भंडार है, जो राष्ट्रीय रणनीतिक और वित्तीय भंडार का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सोने और विदेशी मुद्रा जैसे पारंपरिक भंडारों को पूरक बनाता है। निम्न के प्रसार हेतु निर्मित आर्थिक लचीलापन, तकनीकी नेतृत्व और वित्तीय संप्रभुता। भारत के लिए रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व के पक्ष में तर्क। विविधीकरण क्रिप्टो करेंसी का पारंपरिक परिसंपत्तियों के साथ सहसंबंध कम है, जिससे पोर्टफोलियो जोखिम कम हो जाता है। हेज करेंसी डॉलर की अस्थिरता, प्रतिबंधों और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान कर सकती है, साथ ही अधिक आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। धन प्रेषण लागत में कमी। क्रिप्टो आधारित समाधान लेन देन शुल्क को 6.4% से के लगभग यानी 1% से कम 6.4% से लगभग यानी 1% से ज़्यादा तो 6.4% से 1% तक कम कर सकते हैं, जिससे अरबों की बचत होगी। तो जो क्रिप्टो आधारित समाधान लेन देन शुल्क जो है 6.4% है लगभग, उसको 1% तक कम कर सकते हैं, यानी 6.4% से 1% तक ला सकते हैं, जिससे अरबों की बचत होगी। तकनीकी नेतृत्व तो विकेंद्रीकरण वित्त DFI समाधान बनाने के लिए भारत के IT प्रतिभा पूल का लाभ उठाता है। उच्च रिटर्न क्षमता बिटकॉइन ने एक दशक में 200 गुना वृद्धि दिखाई है, जो एप्पल 10 गुना और एनवीडिया 50 गुना जैसे शेयरों से बेहतर प्रदर्शन है। वित्तीय संप्रभुता स्विफ्ट जैसे वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर निर्भरता कम हो जाता है। रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व के विरुद्ध तर्क। उच्च अस्थिरता क्रिप्टो बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। उदाहरण अप्रैल 2024 में 24 घंटे से भी कम समय में बिटकॉइन की कीमत लगभग 70,000 से गिरकर $63,000 तक नीचे आ गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की चिंता। तो भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC पर का जो है पक्षधर है। नियामक अनिश्चितता भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट कानूनी ढांचा का अभाव है। साइबर सुरक्षा खतरे एक्सचेंज और वॉलेट हैक होने के प्रति संवेदनशील है। उदाहरण के लिए बाइबिट एक्सचेंज में $1.5 बिलियन की चोरी फरवरी 2025 में हुई थी। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। ऊर्जा गहन खनन यानी प्रूफ ऑफ वर्क भारत के जलवायु लक्ष्यों के विपरीत है। भारत के लिए आगे की राह। तो पायलट आवंटन प्रबंधित जोखिम के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को के 1 से 2% लगभग 6 से 12 बिलियन डॉलर से शुरुआत करना। नियामक तंत्र का निर्माण करना। संतुलित क्रिप्टो विनियमन के लिए सिंगापुर के MAS या जापान के FSA के अनुभवों का जो है लाभ उठाना। इसके अलावा कस्टडी और साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण। सुरक्षित ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे के लिए घरेलू IT प्रतिभा का लाभ उठाना। उपयोग मामले में संचालित अनुप्रयोग स्वीकारताओं को प्रोत्साहन। तो सीमा पार भुगतान, प्रेषण और डेफी उधार जैसे अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना। रणनीतिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व की अवधारणा वैश्विक वित्त में एक आदर्श परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भारत को अस्थिरता और विनियामक अंतराल पर विचार करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। उसे जिम्मेदारी से प्रयोग करने और नवाचार करने का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला पॉइंट है क्वांटम प्रौद्योगिकी। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया था, जो क्वांटम यांत्रिकी में आधारभूत विकास के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
यह निर्णय 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग के महत्वपूर्ण शोधपत्र के प्रकाशन की स्मृति में लिया गया है, जिसने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र की नींव रखी थी। क्वांटम यांत्रिकी के बारे में, तो क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार की व्याख्या करती है। यह बताता है कि अत्यंत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन कण और तरंग दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, सेंसिंग और उन्नत सामग्रियों जैसे आधुनिक तकनीकों की रीढ़ है। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है जो परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पहले देखते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग परंपरागत कंप्यूटर की क्षमता से परे समस्याओं से निपटने के लिए क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग करती है और बुनियादी मेमोरी इकाइयों के रूप में बाइनरी बिट्स की बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग दवा डिजाइन और विकास, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक प्लानिंग, जलवायु परिवर्तन आदि। क्वांटम प्रौद्योगिकी के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो क्यूबिट, जिस तरह बाइनरी बिट यानी 0-1 पारंपरिक कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई है, उसी तरह क्यूबिट 0 और 1 की संयुक्त अवस्था क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई है। सुपरपोजिशन, यह क्वांटम कण की एक ही समय में कई अवस्थाओं में रहने की क्षमता है जब तक कि उसे मापा ना जाए। तो सुपरपोजिशन क्या है? तो यह क्वांटम कण की एक ही समय में कई अवस्थाओं में रहने की क्षमता है जब तक कि उसे मापा ना जाए। एंटांगलमेंट यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्वांटम कण इस तरह से जुड़े होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से वर्णित करना असंभव हो जाता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग नए एन्क्रिप्शन तरीकों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटरों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकेगा। कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए असंभव है, जैसे एन्क्रिप्शन कोड को आकूटित करना और जटिल अणुओं का अनुकरण करना। संचार, तो क्वांटम संचार का उपयोग नए संचार नेटवर्क विकसित करने के लिए किया जा सकता है जो पारंपरिक नेटवर्क की तुलना में अधिक सुरक्षित और तेज होंगे। मेट्रोलॉजी, क्वांटम मेट्रोलॉजी का उपयोग नए सेंसर विकसित करने के लिए किया जा सकता है जो पारंपरिक सेंसर की तुलना में अधिक सटीक और संवेदनशील हों। स्वास्थ्य सेवा, तो क्वांटम तकनीक का उपयोग नए चिकित्सा उपचार और जैसे नई दवाएं और नए नैदानिक उपकरण विकसित करने के लिए किया जा सकता है। चेहरा पहचान तकनीक, चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति को चेहरे की अनूठी विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान करने और उसे प्रमाणित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है। कंप्यूटर एल्गोरिदम चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं जैसे गालों की हड्डी का आकार, होठों की आकृति आदि का मानचित्रण करते हैं तथा इन्हें संख्यात्मक कोड में परिवर्तित कर देते हैं जिसे फेस प्रिंट कहा जाता है। सत्यापन या पहचान के लिए सिस्टम फेस प्रिंट के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के साथ उत्पन्न फेस प्रिंट की तुलना करता है। तो सत्यापन या पहचान के लिए सिस्टम फेस प्रिंट के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के साथ उत्पन्न फेस प्रिंट की तुलना करता है। चेहरा पहचान तकनीक FRT के अनुप्रयोग, तो सुरक्षा और निगरानी में या वास्तविक समय में व्यक्तियों की पहचान करके सुरक्षा और निगरानी को बढ़ा सकता है जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्धों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में मदद मिलती है। स्मार्ट सिटी, यह यातायात निगरानी, भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा पहलों को सक्षम करके स्मार्ट सिटी के विकास में योगदान दे सकता है। स्वास्थ्य सेवा, चेहरा पहचान तकनीक रोगी की पहचान करने, सटीक मेडिकल रिकॉर्ड मिलान सुनिश्चित करने और त्रुटियों को रोकने में सहायता कर सकता है। पहचान सत्यापन, चेहरा पहचान तकनीक पारंपरिक तरीकों जैसे पिन या पासवर्ड को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से प्रतिस्थापित कर सकता है जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और सुरक्षा में सुधार होता है। सीमा नियंत्रण और यात्रा, चेहरा पहचान तकनीक हवाई अड्डों और सीमा चौकियों पर यात्रियों की प्रक्रिया में तेज़ी ला सकती है। उदाहरण के लिए डिजी यात्रा।
चेहरा पहचान तकनीक के लाभ। तीव्र प्रोसेसिंग। चेहरा पहचान तकनीक तीव्र और निर्बाध रिमोट पहचान सत्यापन में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए डिजी यात्रा, हवाई अड्डों पर यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग। चेहरा पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों का स्वचालित रूप से प्रोसेस किया जाएगा। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। चेहरा पहचान प्रणाली एक अद्वितीय, सहज और परेशानी मुक्त उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करती है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हो जाता है। सुरक्षित विधि। किसी भी अन्य बायोमेट्रिक विधि की तरह चेहरा पहचान प्रणालियाँ भी सुरक्षित हैं और अद्वितीय फेशियल फिंगरप्रिंट का उपयोग करती हैं। अनुपालन में वृद्धि। वीडियो पहचान के माध्यम से चेहरा पहचान प्रणाली उच्च जोखिम वाले कार्यों जैसे बैंक खाते खोलना, अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आदि के लिए दूरस्थ पहचान सत्यापन के लिए मान्यता प्राप्त एकमात्र मानक विधि है। चेहरा पहचान तकनीक FRT के उपयोग से जुड़ी चिंताएं। तो गोपनीयता और सहमति। सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा चेहरे से संबंधित डेटा के उपयोग के संबंध में भंडारण, सीमा और सूचित सहमति पर नियंत्रण का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीयता का उल्लंघन होता है। डेटा सुरक्षा कानून। तो व्यक्तिगत बायोमेट्रिक डेटा के संदर्भ में डेटा संरक्षण, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए FRT विशिष्ट नियामक व्यवस्था और कानूनी ढांचे का अभाव मौजूद है। अशुद्धि, अवरोधन, छवि का आंशिक या पूर्ण अवरोध, खराब प्रकाश व्यवस्था, चेहरे के भाव, उम्र बढ़ने आदि के कारण तकनीकी त्रुटियों के चलते गलत पहचान हो सकती है। तकनीकी चुनौतियाँ। FRT सिस्टम हमलों या सिस्टम को बाईपास करने के लिए भौतिक या डिजिटल पोर्ट्रेट 3D मॉडल जैसे मास्क या डीप फेक आदि के उपयोग से ग्रस्त है। चेहरा पहचान तकनीक लाभ और नुकसान। तो लाभ क्या है? सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है, चिकित्सा उपचार में सुधार लगता है, टच पॉइंट्स की संख्या कम करता है, लापता लोगों को खोजने में मदद करता है। तो ये हो गए इसके लाभ। नुकसान क्या है? गोपनीयता को खतरा, व्यक्तिगत सुरक्षा का उल्लंघन करता है, दुरुपयोग और धोखाधड़ी, हेरफेर बदलाव करना आसान है, डेटा भेद्यता। तो इसके नुकसान हो गए। आगे की राह। तो कानूनी ढांचा। FRT सिस्टम के उपयोग को विनियमित करने और एक डेटा सुरक्षा कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जो उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह और भंडारण में आवश्यक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करेगा। उत्तरदायित्व। निरीक्षण और जवाबदेही के लिए स्पष्ट तंत्र और निकाय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें ऑडिट और पारदर्शिता रिपोर्ट की आवश्यकता शामिल है। सहमति। सहमति के लिए संरचनाएं जो आपराधिक और गैर आपराधिक मामलों में FRT के उपयोग के लिए निष्क्रिय डेटा संग्रह को ध्यान में रखती हैं, उन्हें परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। क्षमता निर्माण। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकी के अंतिम उपयोगकर्ता FRT के तकनीकी और नैतिक दोनों आयामों में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, यह आवश्यक है कि व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पूर्वाग्रहों को समाप्त करना, समानता सुनिश्चित करने और त्वचा के रंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर संभावित पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए FRT सिस्टम डेटा सेट और सॉफ्टवेयर इंटरफेस को लगातार अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। चेहरा पहचान तकनीक का भविष्य और भी अधिक संभावनाओं से भरा हुआ है। हालांकि चेहरे की पहचान करने वाले एल्गोरिदम में गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और संभावित पूर्वाग्रहों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति और व्यक्तिगत अधिकारों तथा नैतिक विचारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना भविष्य में चेहरा पहचान तकनीक की सफल और जिम्मेदार तैनाती की कुंजी होगी। अगला टॉपिक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID एक वायरलेस तकनीक है जो वस्तुओं से जुड़े टैग को स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है। यह वास्तविक समय डेटा संग्रह और कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन को सक्षम करके रसद, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण देखें तो फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए RFID तकनीक का उपयोग करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID के अनुप्रयोग। सेना की संपत्ति की निगरानी करना। भारतीय सेना ने संगठन के भीतर परिसंपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को बढ़ाने तथा इन्वेंट्री ट्रैकिंग में बेहतर और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए RFID परिसंपत्ति निगरानी प्रणाली को अपनाया है।
खुदरा व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला। खुदरा व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला खुदरा स्टोर इन्वेंट्री की निगरानी करने, चोरी को रोकने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए RFID टैग का उपयोग कर सकते हैं। पहुंच नियंत्रण और सुरक्षा। इसका उपयोग लोगों, वाहनों या वस्तुओं की पहचान करने और उन्हें प्रमाणित करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे भवन, पार्किंग स्थल या आयोजनों तक पहुंच प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए किया जा सकता है। चिकित्सा और अस्पताल। यह चिकित्सा रिकॉर्ड को संग्रहित और अद्यतन कर सकता है, चिकित्सा उपकरणों के स्थान पर उपलब्धता को ट्रैक कर सकता है, चिकित्सा त्रुटियों को रोक सकता है, साथ ही रोगियों की चिकित्सा त्रुटियों को रोक सकता है, साथ ही रोगियों की स्थिति और महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी कर सकता है। विनिर्माण का स्वचालन। RFID का उपयोग उत्पादन में शामिल घटकों, उपकरणों और मशीनों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने तथा इष्टतम प्रदर्शन के लिए प्रतिक्रिया और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। पशु ट्रैकिंग। RFID का उपयोग घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के जानवरों के स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। RFID प्रौद्योगिकी में चुनौतियाँ। तो उच्च आरंभिक लागत। RFID प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक आरंभिक निवेश बहुत अधिक हो सकता है, जिससे यह छोटे परिचालनों या सीमित बजट वाले लोगों के लिए कम सुलभ हो सकता है। तकनीकी मुद्दे। RFID सिस्टम में तकनीकी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जैसे धातु और तरल पदार्थों से सिग्नल में व्यवधान, रीडर टकराव और टैग टकराव। गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। संवेदनशील जानकारी को ट्रैक करने और संग्रहित करने की RFID की क्षमता गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म देती है। मानकीकरण और संगतता संबंधी मुद्दे। तो RFID आवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानकीकरण की कमी से विभिन्न प्रणालियों और देशों में संगतता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। RFID में भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री ट्रैकिंग सहित विभिन्न उद्योगों में इसके अनुप्रयोगों ने महत्वपूर्ण लाभ प्रदर्शित किए हैं। वास्तविक समय डेटा प्रदान करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपनी क्षमता के साथ RFID तकनीक जो है परिसंपत्तियों के प्रबंधन और ट्रैकिंग के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स और सुपरपोजिशन का उपयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, 5G तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? तो 5G तकनीक की विशेषता है उच्च गति, कम विलंबता यानी लेटेंसी और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चैट GPT जैसी तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जनरेटिव AI से। CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग किन में होता है? तो जीन एडिटिंग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग जो है जीन एडिटिंग में होता है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है चंद्रयान 3। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जॉन गुडेनफ और साथियों को। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 2019 में जॉन गुडेनफ और साथियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेटावर्स मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? तो ये वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR पर आधारित है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ाना है। ये डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उपयोग किसमें है? तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में। 6G तकनीक में मुख्य फोकस किस पर रहने की संभावना है? तो 6G तकनीक में मुख्य फोकस किस पर रहने की संभावना है? AI एकीकरण और होलोग्राफिक कम्युनिकेशन में। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का अर्थ क्या है? तो 10⁻⁻⁹ मीटर, 1 अरबवां हिस्सा। इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो एक्सियोम मिशन 4 AX4 के लिए नामित किया है शुभांशु शुक्ला को।
क्वांटम कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो हैक प्रूफ, अनहैकेबल संचार। क्वांटम कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? हैक प्रूफ यानी अनहैकेबल संचार है इसमें। भारत में मेक इन इंडिया के तहत कौन सी नवीन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर आएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये इसके पहले जो 2 वीडियो आए हैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।